ओके, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, मैंने तो आप लोगों को बता दिया था ना, पढ़ लिया होगा घर में आप लोगों ने। आज का टॉपिक है हमारा हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गी। ठीक है, कल एक छोटा सा एक पॉइंट छूट गया था बच्चों, उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, हालांकि मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिया था। that habitat distribution, when we are talking about habitat and distribution of any group of plants, we are actually talking about a small aspect of ecological study of that group of plant। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो जो ये टर्म्स है हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ये भी एक इकोलॉजिकल स्टडी है रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट बायोटिक कंपोनेंट ऑन दिस अर्थ, है ना, एंड दैट इज एल्गी, एंड इट इज वेरी मच क्लियर। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कि धरती के ऊपर हमारे अर्थ पर एल्गा, जो एल्गल ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं, ये कैसे कैसे किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है बच्चों, हालांकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, बीएससी फर्स्ट ईयर के हिसाब से इसको थोड़ा सा एक कंक्लूसिव जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, छोटा सा। ठीक है बच्चों, हाँ, उससे पहले एक डिक्लेरेशन देना चाहूंगा। I have used some images for explanatory purposes, ठीक है, to make things little easy for you people। ठीक है, तो I declare that those images are not my original positions। I am not the original authority of those images। I have downloaded those images from internet and used, and I have fairly used those images for educational purposes only। ठीक है बच्चों, ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है बच्चों, नहीं तो बोलते हैं कि समटाइम्स कॉपीराइट का कुछ मामला हो सकता है ना। तो हाँ, आते हम हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले इस चीज पर हम फोकस करेंगे रिगार्डिंग द डाइवर्सिटी ऑफ दिस एल्गल ग्रुप ऑफ प्लांट्स, है ना, क्योंकि हमारा जो कोर्स का मेन हेडिंग ही ये है बच्चों, है ना, बायोडाइवर्सिटी। तो आप लोगों की किताब में लिखा हुआ है कि देयर आर अप्रोक्सीमेटली 30,000 स्पीशीज ऑफ एल्गी ऑन दिस अर्थ। ठीक है, तो मुझे हल्का सा शक हुआ था, तो व्हेन आई सर्च्ड आई फाउंड इट ऑन इंटरनेट दैट 30,000 to 1 million species probably are existing on this earth। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि approximately 30,000 have been identified, have been found, identified, but a majority of algae which probably might be present on earth but not yet have been explored। ठीक है, इसका एक सिंपल सा रीजन हम बता सकते हैं बच्चों। आप लोगों को मालूम है that majority of the algal members, approximately 90% of the algae, they are found in water। ठीक है, और वाटर का मतलब है कि आपका चाहे वो फ्रेश वाटर बॉडीज में हो, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में हो, या आपका मेराइन इकोसिस्टम में हो। ठीक है, तो एक बात ये भी है कि मेजोरिटी ऑफ द एल्गल मेंबर्स दे आर फाउंड इन मेराइन इकोसिस्टम। ठीक है, और मेराइन इकोसिस्टम का मतलब होता है इट हैज अ ग्रेट डेप्थ। ठीक है, तो शायद जो एल्गोलॉजिस्ट्स हैं, टेक्सोनोमिस्ट्स हैं, इनको प्रॉब्लम रहा है कि टू गो इनटू सच अ डीप अंडर वाटर एंड एक्सप्लोर एल्गी। ठीक है, तो इसके लिए इतना एक वाइड रेंज दिखा हुआ है, अदरवाइज ये कई बार हमको एक बड़ा अटपटा जैसा लगता है कि 30,000 से 10 लाख के बीच स्पीशीज। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस आंकड़े को हम सही मान के चलेंगे। तो जब आप लोग भी कभी मेंशन करना है तो आप लोग यही करोगे कि अप्रोक्सीमेटली 30,000 to 1 million स्पीशीज हैव बीन देयर ऑन अर्थ। तो उस हिसाब से इन किंगडम प्लांटी, among all the plant groups in kingdom plantae, this algal group of plants are considered to be most diverse। ठीक है बच्चों, species wise these are most diverse group of plants। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपका आएगा एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स की डाइवर्सिटी इससे थोड़ी कम है, मेरे ख्याल में कोई 4.5 लाख स्पीशीज के आसपास इतना तक हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपके पास ब्रायोफिटिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जिसमें आई कांट टेल एग्जैक्टली बट प्रोबेबली कुड बी 25,000 और 30,000 के आसपास स्पीशीज हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप आएगा आपका टेरिडोफिटिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स,
और लास्ट जो है हमारे पास जो लीस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ है, दिस आर द जाइंट्स ऑफ अ प्लांट किंगडम कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स बच्चों, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स का डाइवर्सिटी मेरे ख्याल में नॉट मोर देन 1000 स्पीशीज ग्लोबली, संसार भर में जिम्नोस्पर्म्स के 1000 से ऊपर स्पीशीज नहीं है, ठीक है। इफ आई एम राइट आई विल से दैट शायद 850 900 950 के आसपास स्पीशीज जिम्नोस्पर्म्स के प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। तो एक बात पता चल गया। तो हम जब एल्गी को डिफाइन करना है तो हम लोग एक अलग तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई पूछता है कि व्हाट आर एल्गी, इफ यू से दैट द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ किंगडम प्लांटी, ठीक है, फिर वही क्लियर हो जाएगा ओके, दैट मींस इट इज एल्गी, ठीक है बच्चों। ओके, फिर आता है आपको दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट मींस दे आर कॉस्मोपॉलिटन। तो कॉस्मोपॉलिटन वर्ड को भी एक स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं लेना है बच्चों। यहां पर इसका ये मतलब है कि if a group of plants are distributed throughout globe in all continents, ठीक है, they are not restricted to a single continent, one continent or two continent, but are not present in other continents, ठीक है। और कि ये एक छोटे से किसी इलाके में है, किसी कॉन्टिनेंट में है, किसी देश में प्रेजेंट है, कहीं और जगह नहीं है, ठीक है। तो उस समय में हम ये टर्म हम यूज नहीं कर पाएंगे कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। जबकि हमको मालूम है कि एल्गी आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट ग्लोब, जितने कॉन्टिनेंट्स है सब जगह पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम बोलेंगे एल्गी आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर हम सब स्ट्रिक्ट सेंस में अगर देखें इस कॉस्मोपॉलिटन वर्ड, खासकर इस कॉस्मोस, ठीक है, कॉस्मोस, तो हम इसका मतलब हो सकता है कि मेरे हिसाब से only the bacterial group of organisms are cosmopolitan in distribution, ठीक है। इट मींस कॉस्मोपॉलिटन का क्या मतलब निकलेगा अगर हम स्ट्रिक्टली देखेंगे कि that group of organisms are found globally, found everywhere on this earth and outside, even outside earth's atmosphere, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कई बार कुछ उल्कापिंड गिरते हैं, मेटेओराइट्स, जो आउटसाइड एटमॉस्फेयर स्पेस से जो कुछ हमारे पास धरती के ऊपर आके गिरते हैं, उनके अंदर, या कभी हम कुछ हमारे एस्ट्रोनॉट्स चांद पे जाते हैं, मार्स पे जाते हैं, वहां पर बैक्टीरिया के ट्रेसेस पाए गए बच्चों, ठीक है। तो हम ट्रूली सेंस में अगर बोला जाए हम बोलेंगे बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन। लेकिन खैर चलो, इस पे ज्यादा नहीं जाना हमने, ओके। बट दीज आर नॉट यूबिक्विटस, दिस एल्गल ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर नॉट यूबिक्विटस, ये मैंने कल बता दिया था बच्चों, ठीक है। यूबिक्विटस का मतलब है कि इफ दे आर प्रेजेंट इन ईच स्फीयर ऑफ दिस बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर भी क्या है, अ पार्ट ऑफ अर्थ, part of earth, whether it is atmosphere or it is lithosphere or it is hydrosphere, ठीक है। the part of earth or the extent to which there is possibility of distribution of life, ठीक है, distribution of life। मुझे एनोटेशन बंद करना पड़ेगा। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोल सकते हैं यूबिक्विटस। और चूंकि हमारे जो एल्गल ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं ये लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं, approximately 10% are found in lithosphere, which are called terrestrial algae. Majority, approximately 90% are found in water or hydrosphere, which are called aquatic algae, ठीक है। But nothing, no algae has been found or reported from atmosphere, ठीक है बच्चों। तो उस सेंस में हम बोलेंगे दिस इज एल्गल ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर नॉन यूबिक्विटस इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये मैंने आप पहले ही बता दिया था। अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ एल्गल स्पीशीज दे आर फाउंड इन वाटर और दे आर एक्वेटिक इन डिस्ट्रीब्यूशन। जब एक्वेटिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं बच्चों, तो हमारे धरती के ऊपर दो तरह का पानी, एक हम बोलते हैं खारा पानी है, जिसको हम या तो ओशियन इकोसिस्टम बोलते हैं, या तो फिर सी इकोसिस्टम होगा, और दूसरा हम बोलते हैं कि मीठा पानी, है ना। तो मीठा पानी का मतलब हो गया क्या है, तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, वो हो सकते हैं नदी हो, रिवर्स, लेक्स, डैम, पॉन्ड, स्मॉल वाटर चैनल्स, सम सीजनल वाटर स्ट्रीम्स एटसेट्रा, ठीक है। और हाँ, एक बात यहाँ मैं ऐड कर देना चाहूँगा कि जो मेराइन वाटर बॉडीज में जो पाए जाने वाले एल्गी हैं, चाहे मेराइन जो इकोसिस्टम है, ठीक है, जो
वो हमेशा नेचुरल ही होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि नो मैन कैन बिल्ड अ सी और ओशन, ठीक है। जबकि जब हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करते हैं तो दैट फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कुड बी नेचुरल और मैन मेड। मैन मेड में हम बोल सकते हैं कि वो तालाब हो सकता है या डैम हो सकते हैं, ठीक है। तो उनमें ये एल्गी पाए जाते हैं, मेजोरिटी 90% ऑफ एल्गल मेंबर्स। हाँ, कुछ जो है रिमेनिंग अप्रोक्सीमेटली 10% दे आर ग्रोइंग ऑन लैंड, ऑन सॉइल, ठीक है। सॉइल, तो जब ये सॉइल में पाए जाते हैं तो यहां पर हमको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, एक स्पेशल कंडीशन फॉर टेरेस्ट्रियल एल्गी बच्चों, that the soil in which these terrestrial algae are found must be moist and well aerated। ये किस लिए बच्चों? हमको मालूम है each and every living organism on this earth are subject to environmental stresses, है ना। पर्यावरण के थपेड़ों को हम सहन करते हैं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती के ऊपर पाए जाने वाले, तो एल्गी भी करते हैं, हम भी करते हैं, इवन लाइक अस ह्यूमन बीइंग्स, अस लाइक सच अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, ठीक है बच्चों। मैं अपना ह्यूमंस की का एग्जांपल लेता हूँ, सिंगल पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ कॉल्ड होमो सेपियंस, ठीक है। इफ यू डोंट कंज्यूम वाटर रेगुलरली, विद इन 10 डेज हम आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा, हम लोग डेसिकेट हो जाते हैं, ठीक है। तो सेम केस इन सिंपल ऑर्गेनिज्म के साथ भी है, जो कि ये एल्गी है ना, एल्गी के साथ भी है, ठीक है। अगर से एल्गी आपका बिल्कुल ड्राई सॉइल में पाए जाएंगे, कहीं डायरेक्ट सनलाइट में पाए जाएंगे, तो दे आर लायबल टू इजी डेसिकेशन, एंड डेसिकेशन मींस दे आर पेरिश, ठीक है। तो उसी से बचने के लिए आपको या हम बोल सकते हैं कि दिस इज नेचुरल एडेप्टेशन बाय दिस टेरेस्ट्रियल ग्रुप ऑफ एल्गल प्लांट्स, दैट व्हेनेवर दे आर फाउंड ऑन अर्थ, whenever they are terrestrial in distribution, they are found in moist and well aerated soil, so that they can remain protected from the desiccating effect of or the environment, desiccating effects of environment, ठीक है बच्चों। अब जो तीसरा है, एक हमारा हो गया एक्वेटिक हैबिटेट, दूसरा हो गया हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, तीसरा है स्पेशल हैबिटेट, ठीक है। कुछ एल्गी जो है बिल्कुल अनयूजुअल, अनकॉमन प्लेसेस में पाए जाते हैं बच्चों, अनकॉमन एक्वेटिक प्लेसेस में, अनकॉमन टेरेस्ट्रियल प्लेसेस में, जहां हम लोग बोल सकते हैं ओ यार यहाँ पर भी अच्छा ये एल्गी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, ये लेक्चर तो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एक एक्वेटिक हैबिटेट ऑफ एल्गी है, एक्वेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हमारा टेरेस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा हमारे पास स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो सबसे पहले लेंगे एक्वेटिक हैबिटेट। जब एल्गी पानी में पाए जाते हैं तो पानी में ये दो तरह से पाए जाते हैं, ठीक है। आइदर दे आर सरफेस ड्वेलर्स और दे आर बॉटम ड्वेलर्स। कहने का मतलब है कि कुछ एल्गल मेंबर्स हैं वो पानी के सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, और जो कुछ एल्गल मेंबर्स हैं वो बॉटम पे पाए जाते हैं, ठीक है, बॉटम पे पाए जाते हैं। और जो सरफेस पे पाए जाते हैं उनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं, और जो बॉटम में ग्रो करते हैं उनको हम बेंथोस एल्गल फॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है, या बेंथिक एल्गी बोलते हैं। ये हमने पहले ही बता दिया था, ठीक है। ये फ्रेश वाटर बॉडीज में भी हो सकते हैं, ये मेराइन वाटर बॉडीज में भी हो सकते हैं। हाँ, when they are found in water, they either grow on surface or are submerged or grow at a base on the floor of those water bodies and called benthic algal forms. And if they grow on surface of water bodies, they are called phytoplanktons, ठीक है। तो इन दोनों टाइप्स को, फाइटोप्लैंक्टन्स और बेंथिक एल्गी को, हम आगे इलेबोरेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बच्चों फाइटोप्लैंक्टन्स। जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, इनको दूसरे शब्दों में हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइक्रो एल्गल फ्लोरा भी बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। दीज आर जनरली माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, माइक्रोस्कोपिक कुड बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, बट दीज आर जनरली माइन्यूट एल्गी, द एल्गल थैलाई, the very minute algal thalli, ठीक है। They constitute phytoplanktons and they grow on surface of water bodies. And एक और किताब में भी दिया हुआ है, they live on mercy of water currents. Live on mercy of water currents का मतलब यह है कि पानी के थपेड़े उन्हें जहां ले जाना चाहे वो ले जाते हैं बच्चों, ठीक है। पानी के वाटर करंट्स की मर्सी के ऊपर रहते हैं ये, ठीक है। जो कई बार कुछ लहरें पैदा होती है पानी में, तो उसके साथ साथ ये लोग भी इधर उधर चलते रहते हैं, ठीक है।
हाँ, phytoplanktons they are called microalgal flora और microalgal forms also। ये एक इमेज दिया मैंने, ठीक है, ये किसी कहीं से मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। इसमें आपको फाइटोप्लैंक्टन्स भी नजर आ रहे हैं, जूओप्लैंक्टन्स भी नजर आ रहे हैं। ये जो छोटे छोटे एनिमल्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, कुछ एक्वाटिक इंसेक्ट्स हैं, ये भी सरफेस पे पाए जाते हैं। दे आर फाउंड ऑन सरफेस एंड दे फीड ऑन अपॉन दीज फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है बच्चों। तो इनको हम बोलेंगे जूओप्लैंक्टन्स। और यहाँ पर ज्यादातर मुझे डाई एटम्स नजर आए बच्चों, ठीक है। डाई एटम्स कहीं तुम्हारे आप लोगों को इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में आएगा। व्हाट आर डाई एटम्स? दीज आर एल्गी बिलोंगिंग टू क्लास बेसिलेरियोफाइसी बच्चों, ठीक है। दो तरह के दिख रहे हैं। दीज आर कॉल्ड पिनेल टाइप ऑफ डाई एटम्स, जो ये गोल गोल दिख रहे हैं, जो रेडियल सिमेट्री के साथ होते हैं। दीज आर कॉल्ड सेंट्रल टाइप ऑफ डाई एटम्स। सो दीज आर फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। तो अब मालूम पड़ गया आप लोगों को व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स। द microalgal forms which are found in water bodies, and they live on surface of water bodies, and they live on mercy of water current, ठीक है बच्चों। हाँ, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, हाँ, दिस कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है। एग्जांपल्स मैंने थोड़े से लिए हैं। डायटम्स, दिस बिलोंग टू क्लास बेसिलेरियोफाइसी। फिर हमारे पास एक और एग्जांपल है क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स। हम बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं लेंगे बच्चों, ठीक है, आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एंड वॉलवॉक्स, दीज ऑल आर मेंबर्स ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी, ठीक है। इनमें से जो ये क्लोरेला है बच्चों, क्लोरेला इज अ नॉन मोटाइल unicellular algal form which constitutes diatoms। ये सॉरी नॉट डायटम्स, सॉरी फाइटोप्लैंक्टन्स। तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स हो सकते हैं, ये मोटाइल फॉर्म में भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। मोटाइल का मतलब कि जिनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है, और नॉन मोटाइल फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब जिनके पास फ्लैजेला नहीं होता है बच्चों, ठीक है, जिनके वेजिटेटिव बॉडी में थैलस में कोई फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे क्लोरेला है ना, वेरी इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट जीनस क्लोरेला। दिस इज नॉन मोटाइल phytoplankton, unicellular phytoplankton in fact, ठीक है। there is one more example, Chlamydomonas, this is unicellular motile phytoplankton, ठीक है। एक और एग्जांपल मैंने वॉलवॉक्स बताया था, वॉलवॉक्स, दिस इज अ मल्टीसेल्युलर एल्गल फॉर्म बच्चों, ठीक है। इसका डिटेल मैं आपको अगले टॉपिक में करूंगा, जब हम रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। पर हल्का सा मैं बता देता हूँ, वॉलवॉक्स कंस्टिट्यूट different species of volvox constitute phytoplankton, and volvox are multicellular colonial algal forms बच्चों, ठीक है। और जो अंदर छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं, these are daughter colonies, है ना, और daughter सिनोबी हम बोल सकते हैं। हाँ, इसमें भी वही दिया है, some of the phytoplanktons are non motile, some are motile। chlorella is non motile, diatom is motile, but motility is not because of flagella, ठीक है। they have some other mechanisms, ठीक है, ये हमको ज्यादा जानने का जरूरी नहीं है। whereas chlorella, it doesn't have any structure for locomotion, ठीक है, it completely lives on mercy of water currents। then comes Chlamydomonas and Volvox, these two do have flagella, but ये शायद आगे दिया हो मैंने बच्चों, हाँ, नॉन मोटाइल फाइटोप्लैंक्टन लिव कंप्लीटली ऑन मर्सी ऑफ वाटर करंट्स बच्चों। पानी के थपेड़े जहां आए, जिधर इनको ले जाना चाहे सरफेस के ऊपर, ये लोग हिलोरे खाते हुए इधर उधर होते रहते हैं। और वेयर एज द मोटाइल फाइटोप्लैंक्टन फॉर्म्स, दे डू हैव द पावर ऑफ लोकोमोशन। व्हाई दे डू हैव द पावर ऑफ लोकोमोशन? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, बट that power of locomotion is not sufficient to move them against currents। तो ये थोड़ा बहुत पानी में तैर सकते हैं, लेकिन वाटर करंट्स का ये उतना मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो मोटाइल फाइटोप्लैंक्टन हो, चाहे वो नॉन मोटाइल फाइटोप्लैंक्टन हो, दे लिव ऑन मर्सी ऑफ वाटर करंट्स। फाइटोप्लैंक्टन शायद क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। हाँ, अब ये अगला सा एक छोटा सा पोर्शन बचा फाइटोप्लैंक्टन से कंसर्न में। कई बार आप लोग क्या देखते हैं बच्चों, एक मैं आपको एक ये इमेज देता हूं ना, जो कई बार लार्ज वाटर बॉडीज या कई बार कुछ स्मॉलर वाटर बॉडीज, कुड बी सम तालाब या झील, ठीक है, इनके ऊपर आपको कुछ कलरफुल चीजें नजर आती है। एक और बढ़िया सा एग्जांपल बच्चों यहाँ पर, ये मैं आगे करता हूं, लाल सागर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, ठीक है, लाल सागर के बारे में, ठीक है। तो ये किस लिए होता है बच्चों? कई बार सरकमस्टांसेस
फेवरेबल बन जाते हैं किसी पर्टिकुलर टाइप के एल्गल स्पीशीज के ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो वेन एवर वन स्पीशीज और मोर देन वन एल्गल स्पीशीज find a suitable environment in water body, they grow there luxuriantly, ठीक है। एंड दे आर जनरली फाइटोप्लैंक्टन बच्चों, ठीक है। दे ग्रो देयर luxuriantly and sometimes they may even cover the entire surface of water bodies, ठीक है। तो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं द फिनोमिनन ऑफ luxuriant growth of phytoplanktons and covering the entire surface of water bodies. This phenomenon is called algal bloom or water bloom. वाटर ब्लूम और एल्गल ब्लूम, ये कई बार आपको एक नंबर का प्रश्न आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस पर भी ध्यान देना है। वाटर ब्लूम और एल्गल ब्लूम, ये मैंने कुछ इमेजेस रखे। दिस इज अ मेराइन इकोसिस्टम बच्चों, ठीक है। सीधा सा पता लग रहा है, दिस इज लार्ज पोर्शन प्रोबेबली अ सी और ओशन इकोसिस्टम। तो यहाँ पर हमको हरे हरे रंग की चीजें कुछ कलर्स नजर आ रहा है। दीज आर सरफेस ड्वेलर्स, aquatic algal forms which are growing on the surface of water bodies called phytoplanktons. ये भी वही है ना। यहाँ एक और इमेज दिखाता हूँ। कई बार इतना लग्जूरियंटली ग्रो करते हैं बच्चों, बहुत ये कई बार पूरा वाटर सरफेस को कवर कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। एक थिक लेयर जैसा बन जाता है। आपको यहाँ देख रहे होगे ना, कुछ कंबल की तरह लग रहा है ना। दे मेक सम फेल्ट लाइक अपीयरेंस, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो वाटर ब्लूम है कहीं लार्ज वाटर इको सिस्टम में हुआ है या कोई स्मॉलर वाटर बॉडीज में हुआ है। अगर बाई चांस ये कई बार कोई झील या तालाब में कहीं पर ये हो गया, और अगर ये पूरा का पूरा उस झील या तालाब के सरफेस को कवर कर लेते हैं बच्चों, तो इनके अपने लिए तो अच्छा है, that is good for the growth of its own kind, for those own phytoplanktons. But this condition of formation of water bloom or algal bloom or covering the entire surface of that water body, it proves disastrous for other biotic components of that water body, ठीक है बच्चों, है ना। ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो पानी के अंदर बाकी प्लांट्स और एनिमल्स रह जाएंगे, वो सनलाइट डिप्राइवेशन हो जाता है, ठीक है। उनको फूड की स्कैरसिटी हो जाती है। तो कई बार क्या हो जाता है कि उस वाटर बॉडी के बहुत सारे बायोटिक कंपोनेंट्स पेरिश हो जाते हैं बच्चों, ओनली बिकॉज ऑफ दिस एल्गल ब्लूम्स और वाटर ब्लूम्स, ठीक है। तो ये इस फाइटोप्लैंक्टन का हम एक बोल सकते हैं कि नेगेटिव इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस है, नेगेटिव इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस है ना। बिकॉज this phenomenon is a disturbing the stability of that ecosystem, ठीक है बच्चों। तो ये हालांकि हमारा आज का टॉपिक नहीं है, तो इस पर इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो ये है एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल। जब हम वाटर ब्लूम की बात करते हैं, एल्गल ब्लूम की बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम हमारे पास आ जाता है, ओहो, लाल सागर का लाल रंग, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ luxuriant growth of blue-green alga, a member of class Cyanophyceae and called Trichodesmium erythraeum. Trichodesmium erythraeum. अब आप लोग पूछोगे कि गुरुजी जो Cyanophycean मेंबर्स है उनको तो हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा, बट दिस इज रेड, ठीक है। तो ये क्यों है? तो ये सब पिगमेंट्स का खेल होता है बच्चों, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को क्लोरोफिल के बारे में बताया था, कैरोटीन्स के बारे में बताया था, ज़ैंथोफिल्स के बारे में बताया था, लेकिन एक और पिगमेंट रहता है जिसको फाइकोबिलिन्स बोलते हैं बच्चों, फाइकोबिलिन्स या बिली प्रोटीन्स, है ना। और वो जो पिगमेंट्स हैं वो सिर्फ दो एल्गल क्लासेस में रिस्ट्रिक्टेड हैं। एक है हमारे पास क्लास सियानोफाइसी, है ना, जो प्रोकैरियोट्स हैं। दूसरा हमारे पास क्लास रोडोफाइसी, ठीक है। और दोनों में दो पिगमेंट्स हैं, वो दो कौन कौन से हैं? एक फाइकोसियानिन, एक फाइकोएरिथ्रिन, है ना। और जो फाइकोसियानिन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लूइश कलरेशन, ठीक है। वेयर एज द नेक्स्ट और द सेकंड pigment of bilirubin called phycoerythrin, it is responsible for red coloration to that particular species, ठीक है। तो ये एक बैलेंस की बात होती है बच्चों, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि नॉट ऑल द रेड एल्गी आर रेड इन कलर, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम है ये बीजीए है, हालांकि ये ब्लू ग्रीन एल्गा है, लेकिन इसमें जो फाइकोएरिथ्रिन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, thus इट अपीयर्स रेड, ठीक है। ये तो चलो पानी का कलर है, मैं आपको आगे
ट्राइकोडेस्मियम का इमेज बता देता हूँ। दिस इज ट्राइकोडेस्मियम अरिथ्रियम बच्चों। दिस इज अ कॉलोनी ऑफ ट्राइकोडेस्मियम अरिथ्रियम। ये एक फिलामेंटस फॉर्म है। दिस इज ट्राइकोडेस्मियम। ये एक एग्रीगेशन शो करते हैं बच्चों, ठीक है। ये इकोलॉजिकल कंसेप्ट है एक और, एग्रीगेशन करके एक इकोलॉजी में एक टॉपिक आता है, ठीक है। तो वो उस पर भी हमें नहीं जाना है, ज़्यादा नहीं जाना है। तो दीज BGA, ठीक है, ट्राइकोडेस्मियम अरिथ्रियम, दे आर live in aggregated form, in colony forms, and cover entire surface of water bodies, for example that of a Red Sea, thus changing the color of water into red. तो ये फाइटोप्लैंक्टन हो गया बच्चों। दूसरा है हमारे पास वो एक्वेटिक प्लांट्स, वो एक्वेटिक एल्गी जो सबमर्ज्ड होते हैं, जो वाटर बॉडी के फ्लोर में ग्रो करते हैं बच्चों, ठीक है। उनको हम बेंथोस एल्गी बोल सकते हैं, या बेंथोफाइट्स भी बोल सकते हैं, या बेंथिक एल्गल फॉर्म्स भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब फिर आता है जो ये बेंथिक एल्गी भी आगे 2-3 तरह का है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सबस्ट्रेटम ऑन विच दे ग्रो, ठीक है। कुछ जो एल्गल फॉर्म्स हैं वो अगर ग्रो करेंगे कुछ मडी या सिल्टी सबस्ट्रेटम पे, तब उनको हम बोल सकते हैं कि एपिपेलिक बेंथोस एल्गल फॉर्म्स हैं, ठीक है। और कई बार कुछ एल्गी हैं जो कि आपका जो रेत के ऊपर ग्रो करते हैं, वाटर बॉडी की जब हम बात करेंगे तो उसके फ्लोर पे रेत भी प्रेजेंट होगा, सैंड, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इफ अ benthic algal form is growing on sand, such type of benthic forms are called epistemic benthic forms, whereas if the benthic forms, these are growing on solid substratum in the form of rock, stones, such benthic forms are called epilithic benthic algal forms or epilithic benthos algal forms, ठीक है। तो we have cited 2 examples here only, Cara and Nitella. We move to next. This is Cara and this is Nitella. अब आते हैं बच्चों टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को मालूम है ज्यादा नहीं है टेरेस्ट्रियल एल्गी, है ना, 10% ऑफ द टोटल एल्गा, ठीक है। 10% टेरेस्ट्रियल है। फिर वही मैंने एक बात पहले भी बता दिया था कि अगर एल्गी टेरेस्ट्रियल है, धरती के मिट्टी के ऊपर ग्रो करता है, तो मिट्टी मॉइस्ट और वेल एरिएटेड होना चाहिए ताकि ये एल्गी डेसिकेशन से बचे रहे बच्चों, ठीक है। एक बात ये भी है। दूसरी एक और बात है, जब एल्गी टेरेस्ट्रियल होगा तो ये ग्रेट डेप्थ्स में नहीं पाया जाता बच्चों, है ना। तो ग्रेट डेप्थ्स में नहीं पाया जाता है कि आप लोग धरती खोद रहे हो 5, 6, 7, 8, 10 फुट, 15, 20 फुट के बाद मेरे ख्याल में कोई एल्गल मेंबर नहीं नजर आता, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल एल्गी जो बस कुछ सरफेस पे या सरफेस से थोड़ा नीचे छुपे हुए धरती के नीचे पाए जाते हैं, ज्यादा डीप में ये पाए नहीं जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो जो टेरेस्ट्रियल एल्गी को हम लोग दो टाइप्स का हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। जो कुछ एल्गल फॉर्म्स हैं जो बिल्कुल सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है, सरफेस पे पाए जाएंगे, उनको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उनको, सेफोफाइट्स, ठीक है, सेफोफाइट्स। और कुछ एल्गल मेंबर्स हैं जो बीनीथ द सबस्ट्रेटम पाए जाते हैं, या हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं वो छुपे रहते हैं धरती के नीचे, तो हम उनको क्रिप्टोफाइट्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो जो ये टेरेस्ट्रियल एल्गल फॉर्म्स है 2 तरह का हो गया, एक है हमारे पास सेफोफाइट्स विच ग्रो ऑन सरफेस of earth, and second type is cryptophytes, cryptophytic algal forms which grow beneath the substratum. There are few examples I have cited, Vaucheria and Botrydium. Both of these are members of class Xanthophyceae. So class Xanthophyceae commonly called as yellow green alga. Okay, here Adapophytes. Terrestrial algae can also be called Adapophytes बच्चों, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एल्गी के लिए दूसरा शब्द नाम एडापोफाइट्स भी है, एंड दिस एडापोफाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मैंने बता दिया है। वन इज सेफोफाइट, अनदर वन इज क्रिप्टोफाइट। तो दिस इज वाउचीरिया, दिस इज वेरी कॉमन इन अकरेंस, ठीक है। वाउचीरिया है ना, जिसमें जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन रहता है आपका एसेल्युलर सिनोसिटिक फॉर्म रहता है, ठीक है। ओहो, ये फिर से टाइम होने वाला है। जो आगे का जो टॉपिक है बच्चों, ये मुझे सेकंड वीडियो में कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है।
आई एम लेफ्ट विद फ्यू सेकंड्स नाउ, तो आई हैव टू फिनिश दिस मीटिंग। तो इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो मैं अगले अगले वीडियो में शेयर करता हूँ। ठीक है बच्चों।